झुक पुक जो चल रही है इस समय ट्रेन। जी हाँ, हम इस समय निकल चुके हैं राय बरेली से प्रयागराज के लिए और कुंडा इस समय क्रॉस कर रहे हैं। और जब कुंडा का नाम उत्तर प्रदेश में आता है तो या तो राजा भैया का नाम याद आता है या तो फिर आमों की बगिया कुंडा। तो चलिए, मैं अभी जो है ट्रेन में इस समय हूँ और कुछ हमारे साथ जो है बड़े बुजुर्ग हैं, भैया चाचा लोग हैं, तो मैं बात भी करूँगा और प्रयास करूँगा, कुछ चुनावी चर्चा भी होगी। तो चलिए, इस प्रकार जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पकड़िए भैया आप। चलिए, अभी हमारे साथ एक जो है चाचा है, मैं चाचा से पूछूंगा भी। और अभी आप आम की चर्चा कर रहे थे, तो अभी हम कुंडा से क्रॉस किए हैं ना। तो कितने प्रकार के आम होते हैं? पहले अपना शुभ नाम बताइए चाचा जी आप। कृपा शंकर त्रिपाठी एडवोकेट। अच्छा, कहाँ से हैं? जिला? मैं बेसिकली तो मेठी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन रायबरेली रहते हैं। अच्छा। वहीं पर विधि व्यवसाय करते हैं, वकील हैं। अच्छा। वहीं जवाहर विहार कॉलोनी एक मोहल्ला है। अच्छा। वहीं पर मेरा आवास है, वहीं रहते हैं। जी ठीक, बहुत सुंदर। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो आप आम की चर्चा कर रहे थे, कितने प्रकार के आम होते हैं? देखिए, आम का व्यवसायी नहीं हूँ ना, आम की किसानी मैं करता हूँ। हाँ। मैं देहात क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हाँ। और जो हमारे यहाँ बाग हुआ करती थी, जो हमारे पास थी, उसमें सब पुराने छोटे प्रकार की छोटी वैरायटी हुआ करती थी, देसी आम जिसे बोलेंगे। जी। तो बिशैंधा है, अमृतियाई है, पोढ़वा, सर्राहवा, अमरुदहवा, ऐसे करके लोढ़ियावा, पिढ़ैया, ऐसे नाम थे हमारे पेड़ों के। तो उस पर हम लोग आनंद के साथ चढ़ जाते थे, जिसके मीठे फल लगते थे। कोई रसीला होता था, कोई दलगीर होता था। मस्ती में खाते थे। अब वो सब चला गया, वो आनंद मिलता नहीं है। अब वो आनंद ये आज के आम में है भी नहीं। आज का आम अगर आप 4-6 खा लीजिए तो पेट खराब जाएगा। उस समय उसमें पौष्टिकता हुआ करती थी, वो शरीर को बहुत ही ताकत ऊर्जा प्रदान करने वाले आम हुआ करते थे। लेकिन आज के फलों में वो बात है नहीं, इसलिए कि इसमें बिना केमिकल डाले हुए हम फल को ले नहीं सकते हैं। और जीवन गौड़ हो गया है आज की दुनिया में। लोग फायदे के पीछे इतना भाग रहे हैं, आर्थिक युग है ये, अर्थ के पीछे, अर्थ प्रधान हो गया है, जीवन गौड़ हो गया है। जबकि वास्तव में होना ये चाहिए, कोई भी फल है उसको हम पैदा कर रहे हैं तो उसको जीवन उपयोगी बनावे हम, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना डाल, रासायनिक चीज़ों का जितना कम प्रयोग हो उतना कम करना चाहिए। ठीक है ना। आम के विषय में ज़्यादातर इतनी जानकारी है। अभी चर्चा में बात आई कि कुंडा में आम बहुत अच्छा होता है, मलिहाबाद में बहुत आम होता है। तो कुंडा का आम जो होता है, जहाँ तक मैंने देखा है, खाया है, इधर का आम थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है, मलिहाबाद क्षेत्र का आम मीठा कम होता है। अब वहाँ के किसानों को चाहिए कि इस पर प्रयास करें, शोध करें कि कैसे हम अपना मीठा आम बना सकते हैं। अच्छा, इन सब बातों से वास्तव में बचपना याद आ जाता है ना। कि बचपन में जो है बागों में खेलना और सब बागों में रहना और आम खाना, तो सब बड़ा अच्छा लगता था। वास्तव में चाचा, आपसे बात करके मैं भी धन्य हो गया। और आप उस ज़माने के पढ़े लिखे योग्य हैं, जो इतने जो है कम शब्दों में इतने ढंग से आपने बताया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। अच्छा। मैं प्रयागराज जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और एक यूट्यूबर हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा, प्रयास कर रहा हूँ और चुनावी चर्चा भी। जी, चुनावी चर्चा तो ठीक है। वास्तव में मैं यहाँ शासकीय अधिवक्ता भी रहा जी, काफ़ी दिन तक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रहा जी, और उसके बाद में मैं जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल भी रहा। तो अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं वकालत कर रहा हूँ यहीं सिविल कोर्ट रायबरेली में। यहीं अपना एक छोटा सा चैम्बर है, वहीं बैठते हैं, 4 जूनियर हैं हमारे। अच्छा। और यहाँ प्रयागराज जा रहे हैं, एक रिश्तेदारी है, एक लड़की की शादी, एक लड़के की तिलक। आप अपना नंबर भी बता दीजिए, हमारे मित्र देखने वाले जैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं। 9670398951 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यही एक ही नंबर मेरे पास है। ज़्यादा नंबर रखते भी नहीं है, एक से ही काम चल जाता है। ठीक। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी तो इस समय चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुका है, तो चुनाव पे भी थोड़ी चर्चाएं हो जाए।
कांग्रेस में है जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं अभी चाचा से पूछता हूँ, किसको वोट देंगे इस बार? भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ तो सब भाजपा ही लोग हैं। अच्छा, और पूरा परिवार भाजपा कौन से। जिला पड़ता है आपका? रायबरेली। अच्छा, शुभ नाम? के त्रिपाठी हमको कहते हैं, एडवोकेट। अच्छा, हम दोनों लोग साथी ही हैं। स्टाफ है। बहुत सुंदर। तो हम लोगों के यहाँ सब भाजपा ही जो है रहा है अच्छा, अब तक और अब भी है। हाँ। अब तो अदिति सिंह हमारी पूर्व विधायक, हालांकि वो कांग्रेस में थी, हाँ। अब आ गई हैं भाजपा में। हाँ। तो भाजपा से टिकट भी उनको मिल गया है। तो हमारे यहाँ रायबरेली से तो भाजपा ही है। और जबकि भाजपा का एक जो है मैं आपको बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ किसानों के जो जानवर है ना बहुत ज्यादा फसल नष्ट कर रहे हैं। फसल नष्ट कर रहे हैं। ये इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, इस पर यह है कि लोग कहते तो हैं कि भाजपा की देन है और जानवर बाहर नहीं भेजे जा रहे हैं। वो तो इसलिए उसको कहते हैं कि भाजपा ही दोषी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अब समय भी ऐसा है कि जिससे कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि अब भाजपा को दोष दे रहे हैं तो उसमें एक एक व्यक्ति को तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये है कि है ये र्यूमर, हाँ, सही ये प्रचलन में ये रायबरेली जो है हाँ। आपका ये इसका कांग्रेस का वो रहा है। कांग्रेस का तो जब से देश आजाद हुआ है हाँ। तब से यहाँ शासन रहा है। शासन जरूर रहा, इंदिरा गांधी गढ़ रहा है कांग्रेस का, लेकिन अब गढ़ टूटता नजर आ रहा है। खत्म हो रहा है। हाँ, इसमें ज़्यादातर अब भाजपा का ही, चूँकि सत्ता में भी है और दूसरी चीज़ अब भाजपा का माहौल भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उम्मीद यही है कि ज़्यादातर सीटें हाँ। भाजपा की ही निकलेंगी। अच्छा। हाँ, ऐसा आभास रायबरेली से लग रहा है। अब सीटें हैं रायबरेली में? 6 सीटें हैं। अच्छा, 6 सीटें हैं। हाँ, 6 सीटें हैं। तो अब अभी तो हमको लगता है 3 या 4 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है। जी, जी। अभी ऊंचाहार और सरेनी, सलोन नहीं, सलोन का तो हो गया है। कहाँ हुआ? सभी पार्टियों को थोड़ा हुआ। नहीं, सभी का नहीं, हम भाजपा की बात कर रहे हैं। अभी भाजपा का ऊंचाहार अभी बाकी है और सरेनी भी वही बाकी है। तो इसलिए अब क्लियर हो कि किसको भाजपा लड़ा रही है। ये ऊंचाहार से। अब ऊंचाहार में आंकड़ा तभी हाँ, तभी अभी पूर्व मंत्री सपा में रहे हैं श्री मनोज पांडे, वो विधायक भी रहे ऊंचाहार के। अब इधर इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं स्वामी मौर्य के लड़के उत्कर्ष मौर्य। तो हालांकि उनको हराया था। हाँ। लेकिन अब भाजपा में आए हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य। तो भाजपा से गए हैं। अच्छा, हो सॉरी, भाजपा से गए हैं, भाजपा से चले गए। और वो भाजपा से गए हैं और सपा में गए हैं और सपा के ही ये विधायक रहे हैं। सिटिंग विधायक हैं मनोज पांडे और पूर्व मंत्री भी रहे। अच्छा, ये आप जो है योगी और अखिलेश में वो बताइए क्या इन किसका बढ़िया कार्यकाल रहा? योगी बढ़िया है? नहीं, योगी का तो निश्चित रूप से बढ़िया रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ माफिया जो है वो उस पर काफ़ी कुछ अंकुश लगा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में एक सबसे बढ़िया काम किया है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश इस तरह से लगा है कि इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। अब IAS PCS को छोड़ करके बाकी जितनी परीक्षाएं हैं सबसे बड़ी चीज़ सब में तुष्टीकरण खत्म हो हाँ, गया है। तुष्टीकरण की नीति जो है वो समाप्त हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छे लड़के हैं, योग्य लड़के हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, चीज मैं कहना चाहूँगा इसमें बीच में कि जो युवा वर्ग है जो अभी कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा रोजगार का हनन हो रहा है। हाँ, रोजगार का भाव है। वो हालांकि तो प्रयास तो किया है योगी जी ने। लेकिन ये है कि प्रयास में कमी जरूर रही है छात्रों के लिए, इसलिए कि इसमें ज़्यादातर जो भी परीक्षाएं हुई उनमें पेपर लीक हो गए, वो क्लियर नहीं हुए, उनमें नियुक्तियां नहीं हो पाई।
तो इसलिए इसमें कुछ कमी ज़रूर आई है। जी। इसमें इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से भाजपाई नहीं हूँ, हाँ। किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, इसलिए जो सत्य बात है उसको स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भाजपाई होता हाँ। तो ज़रूर हम उसको नकार देता, लेकिन ये कि चूँकि हाँ, इसलिए मैं चूँकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लिहाजा जो मेरी समझ में हाँ यथार्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरी समझ में है वो यही है कि छात्रों का रोष जो है, गुस्सा जो है, वो किसी हद तक जायज़ भी है और छात्रों के लिए ये इनका कार्यकाल नुकसानदेह रहा है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, मैं धन्य हो गया। आपने यद्यप जो है यथार्थ से अवलोकन कराया और सच्चाई यही है जी। तो चलिए जो है हम कुछ बात करते हैं वकालत से। जैसे कि गरीब लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम जाते हैं कोर्ट तो हमारी सुनवाई नहीं होती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वकालत देखिए सबके लिए बनाई, सुनिए, इसमें यह है नैतिक मूल्यों का हनन तो आप समझ लीजिए हर क्षेत्र में हुआ है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो नैतिकता में गिरावट ना आई हो। तो हमारे वकालत पेशे में भी नैतिकता में गिरावट आई है निश्चित रूप से, इसमें दो राय नहीं है। अब रहा प्रश्न, इसके दो कारण हैं। एक तो वकालत में जो अब अराजक तत्व आ गए हैं, उनकी वजह से ये वकालत पेशा काफ़ी कुछ गंदा हो गया है। किसी ज़माने में वकील की एडवोकेट की रेपुटेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज उसमें भी गिरावट आई है। दूसरी चीज़, अब आइए जजेस और मजिस्ट्रेट, उनकी वजह से भी गिरावट आई है। अब आप देखिए कि मजिस्ट्रेट जज है, इसमें दो तरह के केसेस ज़्यादातर आते हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल में अगर पीड़ित पक्ष को स्टे न दिया गया तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो दबंग है, बेईमान है, वो अपना ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगा और अपना कंस्ट्रक्शन कर लेगा या उसमें वस्तु स्थिति से भिन्न जो है वो मौके की स्थिति बिगाड़ देगा। उसको स्टे न दिया गया तो, और आज स्थिति यह है कि जो नए नए मजिस्ट्रेट आए हुए हैं उनको कोई भी कागज़ लगा दीजिए, कुछ भी आप बहस कर लीजिए, लेकिन उनको इशू नोटिस करना है। पक्षों को बिना सुने स्टे देना नहीं उनको, और नहीं देना है तो 1 महीने की तारीख, 15 दिन की तारीख लगाया, 15 दिन में तो जो दबंग है, वो बेईमान है, वो लफंगा है, बाहुबली है, वो तो बना ही लेगा। आप क्या करोगे? तुम्हारी अदालत को क्या करे वो? एक जगह तो ये है। अगर पुलिस ने गलत तरीके से आदमी को मुलजिम बना दिया है, वो बेल पाने का अधिकारी है, उसके बावजूद भी बेल नहीं मिलती उसको। आजकल नए नए लोग हैं, बेल दे देना बड़ा मुश्किल है और बेल को खारिज करना बड़ा आसान है मजिस्ट्रेट और जजेस के लिए, ये कहना है, समझे आप? तो उसमें होता ये है कि आम आदमी उससे पीड़ित होता है, निर्दोष आदमी जेल चले जाते हैं। सही। तो ये क्या है? ये है न्यायपालिका और वकालत पेशे में यही सब दिक्कतें हैं। वकील के लिए, अब हम तो एडवोकेट हैं, मैं जान रहा हूँ अपने मुवक्किल को कैसे मैं संतुष्ट करूँ, कैसे करूँ। ये नैतिकता इतनी गिर गई है कि हम क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। अपने जो वास्तव में जिनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, इन्हीं सब कारणों के कारण, इन्हीं सब वजह से जो न्याय पाने के न्यायपालिका में कमज़ोर व्यक्तियों का हनन हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। हमने क्या, अब आपको मैं बताऊं, मेरे रिलेटिव एक डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुए। मैंने उनसे कहा, हमने कहा मान्यवर एक चीज़ बताऊं, बुरा मत मानिएगा,
यह दो स्थितियां बेल और सिविल का जो स्टे का मामला है, इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बहुत मतलब गड़बड़ व्यवस्था है, और जो हमारे नए नए मजिस्ट्रेट बन के आ रहे हैं और ये जो जजेस हैं, इनकी स्थिति बड़ी ख़राब है। ये लोग स्टे नहीं देते, ये लोग बेल नहीं देते, इससे आम आदमी और पीड़ित पक्ष का बड़ा हनन हो रहा है। कहीं अब आप वकील हो, वकालत वाली बात बोल रहे हो, एक ये बताइए, उनका ये कहना है कि मजिस्ट्रेट पहले अपनी नौकरी करता है, नौकरी बचाता है। कहीं वो बता रहे थे कि बेल देना बड़ी कठिन बात है, बेल खारिज करना बहुत आसान है, इशू नोटिस करना बहुत आसान है, लेकिन और स्टे देना बहुत कठिन है। वह स्टे देने में यहाँ से हाई कोर्ट तक की बड़ी शिकायतें होने की संभावना और गुंजाइश है। और उस सब बचने के लिए एक मजिस्ट्रेट ये करता है कि अपनी नौकरी बची रहा है, बाकी हमका तो घोर अन्याय हुआ। न्याय की कुर्सी पर बैठ करके ये अन्याय मजिस्ट्रेट कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो आप कहते हो ज़रूर, लेकिन ये कि वो उसको तो हर चीज़ देखनी है। हम कहा नहीं, ये तो बात गलत है। आज की स्थिति ये है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ, आपने न्याय की बात कही है। आप ये समझ लीजिए, हाई कोर्ट का जज जो है वो अगर एडवोकेट से जज बना है, वो न्याय करेगा, बिल्कुल निडर होकर के न्याय करेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट जज से जज बना हाई कोर्ट का, उसकी हालत ख़राब है, वो उससे उम्मीद न रखिए। वो ज़िंदगी भर वही किया है, हाई कोर्ट में भी वही करेगा वो। आज मैं बताता हूँ, आप सुनिए। हमारे भांजे मजिस्ट्रेट हुए, फैज़ाबाद में मजिस्ट्रेट थे, और वहाँ से निकलने के बाद 10-12 मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने कहा आइए चाय पी लिया जाए। चाय पी रहे थे, उसमें 5 लोग जो है वो ड्रिंक करने वाले और मुर्ग मुसल्लम लेने वाले लोग, वो अपना खाए पिए और हुड़दंग मचाए, और 6 लोग ये अलग बैठ करके अपना काफ़ी वगैरह पी रहे थे। बेचारे ये समझ लीजिए कि 11 लोग थे, 11 लोगों को अब रात में हुड़दंग मचाया। तो वहाँ शाम को लखनऊ मेल ने निकाला, और चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन संज्ञान में लिया और 11 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। 11 लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई। उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई, डबल बेंच में रिट फाइल हुई। एक जज थे जो एडवोकेट से जज बने थे, और एक जज थे जो डिस्ट्रिक्ट जज से जज बने थे। और उसमें ऐसे चर्चा हुई, तो मैंने कहा, हमने पूछा, हमका बताइए वो जज साहब कौन हैं? कहीं एक हमने कहा एडवोकेट से जज हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज से हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, एक जज तो एडवोकेट से जज हैं और एक डिस्ट्रिक्ट जज से जज बने हैं। तो हम कहा ठीक, तो एक का एक आपके पक्ष में आएगा जजमेंट और एक आपके खिलाफ आएगा। कहीं ये कैसे आप कह सकते हो? हमने कहा मैं कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी गणित है। चीफ जस्टिस का आर्डर है, डिस्ट्रिक्ट जज से जो जज बना है उसकी हिम्मत नहीं है कि कलम चला दे, और जो एडवोकेट से जज बना है उसका देखिएगा कितना बढ़िया जजमेंट आएगा। और जब जजमेंट आया तो वही हुआ। एस चौहान थे जज, एडवोकेट से जज बने हैं, उन्होंने वो बढ़िया गजब का जजमेंट लिखा है, देखने लायक। आप पढ़िए तो आनंद आ जाएगा कि हाँ इन्होंने न्याय किया है। और एक जो डिस्ट्रिक्ट जज से जज बने हैं, उनकी पोजीशन ये है, उन्होंने सब कुछ सही लिखा, अंत में उन्होंने ये लिख दिया कि यह चीफ जस्टिस का आर्डर है, लिहाजा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ जो है वो कुछ बोल दें, लिख दें, जजमेंट दे दें। तो यही स्थिति है न्यायपालिका की। तो बहुत धन्यवाद आपको। वास्तव मित्रों, जो इस समय हमको सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना भी चाहूँगा कि आज बस ट्रेन में सफ़र करते हुए न्यायपालिका में जो है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले सम्मानित एडवोकेट्स से मुलाकात हो गई। और ये बातें आप ध्यान से सुना होगा तो फिर से सुन लीजिएगा, ये बातें आपकी काम की हो सकती हैं। वास्तव में मैं जो है ऐसे सम्मानित लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं, और सच्चाई यही है कि सब उलझे हैं अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। सादर नमस्कार।